सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग ये पहली सीरीज़ अपनी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, चैप्टर का नेम है काइनेमेटिक्स। और इसके भी हम लोग मोशन इन वन डी कहते हैं और मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं इसे। तो ये सीरीज़ बेसिकली बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मतलब जो अपनी वीडियोस बड़े बड़े लेक्चर्स में नहीं देख पा रहे हैं और इतनी सारी वीडियोस, क्वांटिटी ऑफ वीडियोस ज़्यादा है, उसी को हम लोग शॉर्ट में। और ऐसा नहीं कि अगर शॉर्ट में है तो किसी चीज़ में पाबंदी, मतलब किसी चीज़ में कम समझाएंगे या कम समझ में आएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल उतना ही अच्छे से समझ में आएगा और बिल्कुल ही उसको डीप में ही लेके जाएंगे जैसे कि अदर्स टीचर्स ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम आप लोगों को पता है, 3 तरीके से नाम होता है, एक तो काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1D। ठीक है, अब उसको लिख के मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अब हम लोग अपनी मेन चीज़ पे आते हैं। तो बेसिकली जब भी आप लोग ने काइनेमेटिक्स का नाम सुना होगा तो आपके दिमाग में क्या होता होगा? अरे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें दो दो चैप्टर होते हैं बेसिकली काइनेमेटिक्स में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले वो सारी चीज़ें आती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब की मीनिंग का हम लोग डीप में मतलब समझते हैं कि कैसे ये, इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इन सबको मिला के इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उस सब की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जी में आते हैं। और हम लोग ग्राफ के बारे में बात करते हैं। कुछ बच्चे तो ग्राफ तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि उनका बैकलॉग बन जाता है पीछे इस लेक्चर में। ठीक है, तो मेनली हम लोग यही सारी चीज़ों की बात करेंगे और थोड़ा सा जल्दी बताएंगे ताकि आपको टाइम कम लगे और सब कुछ जल्दी समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को काइनेमेटिक्स वर्ड सुन के ही हम लोग ऑब्जर्वर की तरफ चले जाते हैं कि ये ऑब्जर्वर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वर की बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर की बात करें अगर हम, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर अब होता क्या है? तो ये एक क्या होता है, ऑब्जर्वर एक पॉइंट हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है। क्या उस पॉइंट से हमने ऑब्जर्व करा या उस पर्सन ने हमें ऑब्जर्व करा, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जर्वर एक पॉइंट हो सकता है या पर्सन होता है। ठीक है, जो कि हमें ये बताता है कि जो दूसरा पर्सन है वो रेस्ट में है या मोशन में है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ऑब्जर्वर पॉइंट होता है या पर्सन होता है, पॉइंट या पर्सन, जो कि हमें यह बताता है कि दूसरा जो पर्सन है वो रेस्ट में है या मोशन है। मतलब ऑब्जर्वर वो जरिया होता है जो मेन पीपल, जो जिसको हम लोग को पता करना है कि वो रेस्ट में या मोशन है, उसको बताता है कि उसको बताता है कि वो रेस्ट में या मोशन है। एक जरिया है जिसको बताता है कि वो रेस्ट में है या मोशन में होता है। ठीक है, तो ये है ऑब्जर्वर की बात। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि इट इज़ अ पॉइंट और अ पर्सन। ठीक है, इट इज अ पॉइंट और अ पर्सन टू विच वी अटैच आर reference frame, reference to which we attach our reference frame। reference frame क्या होता है, इसकी मतलब ये बताऊंगा। to which we attach a reference frame to a point। ठीक है, टू विच रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड की जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं उसको। इसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हम लोग इसी को यूज करते हैं। ठीक है, तो टू अ पॉइंट या टू एनालाइज भी लिख सकते हैं इसको, टू अ पॉइंट नहीं, टू एनालाइज, टू
क्या एनालाइज करने का, टू एनालाइज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन, द स्टेट रेस्ट और मोशन। एनालाइज कर सकते हैं कि बॉडी मेन जो रेस्ट पे है या मोशन में है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो एक बार फिर से इसको डेफिनेशन बताते हैं। मैंने क्या बोला था, इट इज़ अ पॉइंट है या पर्सन है जो कि टू विच वी अटैच अ फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम को यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ। ये वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है और ये जेड एक्सिस होती है। ठीक है, एक्सिस 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 एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। तो इसी को हम लोग रेफरेंस फ्रेम कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात होती है इसको। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट एक्सेस ही कहते हैं। ठीक है, अब बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में या मोशन, इसको एनालाइज करने के लिए ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है। अब बात करें एग्जाम्पल की, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो एक पर्सन है, ठीक है, एक ये पर्सन है और एक ये बाल्टी है। क्या बाल्टी है, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक यहाँ पे पर्सन है, खुशहाल पर्सन है। ठीक है, और एक ये बाल्टी है। अब सबसे पहले हम लोग को एक ये नज़रिया क्या रखना है कि हमें सबसे पहले, जैसे कोई एग्जांपल देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में सोच लेते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर में जो होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है। तो ये पर्सन है और ये बाल्टी है। पर्सन इस बाल्टी को देख रहा है, तो पर्सन क्या हुआ, ऑब्जर्वर हुआ। ठीक है, पर्सन इस बाल्टी को देख रहा है तो पर्सन क्या हुआ, ऑब्जर्वर हुआ। और पर्सन जब ऑब्जर्वर है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस भी हमें बनानी है। तो ये हमारा हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। अब क्या करना है, अब जो हमारा ये जो पर्सन है बाल्टी से, वो क्या है, x इक्वल्स टू 2 मीटर दूर है। ठीक है, 2 मीटर दूर रखी हुई है। तो जो पर्सन है वो रेस्ट में, ठीक है, फिर 2 मीटर दूर रखी हुई है, तो ये हम लोग कह देंगे स्टेट ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल है। क्योंकि अभी मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि ये समझिए कि एक जो पर्सन है उससे 2 मीटर दूर ये बाल्टी रखी हुई है, इसलिए ये रेस्ट पे है। ठीक है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे एग्जाम्पल है। अब हमने यहाँ पे x इक्वल टू 2 मीटर क्यों लिखा, y क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सेस x की तरफ होती है, इसलिए हमने x एक्सेस लिखा। इस तरफ x होता है, इस तरफ y होता है, इस तरफ z होता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा करा। अब स्टेट ऑफ रेस्ट की अगर हम लोग यही डेफिनेशन लिखते, इफ, एक मिनट, इफ अ पोजीशन, ठीक है, अगर इफ अ पोजीशन मतलब जो ये एक्स एक्सेस है, पोजीशन, पोजीशन किसकी, पार्टिकल की, मतलब पोजीशन इसकी पार्टी की। इफ अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज, अगर ये पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ये पार्टिकल है या पार्टी हो या बॉल हो, कुछ भी हो, तो इफ अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब नहीं, इज, अगर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, इस पार्टिकल की पोजीशन जो है
चेंज नहीं हो रही, मतलब x इक्वल टू 2 मीटर पर फिक्स है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू, चेंज नहीं हो रही है किसके, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, अब आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पे पार्टिकल कौन है, बाल्टी, यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, ये लड़का जो है वो ऑब्जर्वर है, और ये जो बाल्टी है वो पार्टिकल है। नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन द बॉडी इज इन, देन द पार्टिकल लिख दीजिए, पार्टिकल इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो ये पार्टिकल जो है स्टेट ऑफ रेस्ट पे होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन का मतलब तो समझ ही आ गया होगा। अब अगर हम लोग एग्जांपल ऑफ रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन की बात करें तो यहीं पर ही मैं समझा देता हूँ। स्टेट ऑफ मोशन ये कब होगा, जब यहाँ से नॉट हट जाएगा। ठीक है, अब उसको पहले मतलब पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसमें थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्टेट ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ। जब पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हो जाएगा, देन द पार्टिकल इज इन स्टेट ऑफ मोशन हो जाएगा। कैसे, ये 2 मीटर है, अब ये बैठ के भाई साहब चाय पी रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे ये चाय पी रहे हैं वैसे ये पार्टिकल अब धीमे धीमे ये बढ़ रहा है, फिर 1 मीटर बढ़ गया, आगे चला गया। कोई यहाँ पे लड़का होगा और यहाँ पे उस बाल्टी को लेना जा रहा होता है और चोरी करना चाह रहा होता, समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कम समझ लीजिए, फिर x इक्वल्स टू 1 मीटर हो जाता होगा, टोटल हो जाता होगा 3 मीटर, क्योंकि 2 मीटर 1 मीटर 3 मीटर। फिर धीमे धीमे ये भाग रहे हैं, फिर ये देख रहे हैं अरे बाल्टी तो चली गई है, तो ऑब्जर्वर ने ध्यान नहीं दिया, उस हिसाब से जो बाल्टी है वो एक इंसान के द्वारा धीमे 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 दूर इधर इधर किधर रखी जा रही है, ताकि उसका फिर ध्यान पड़े, अरे चलो अब पता नहीं कैसे हो गई लेकिन चलो इतनी दूर चली गई। ठीक है, और धीमे 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 करके ये चोरी हो गई। तो अब पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल हमारा जो बाल्टी है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन में हो जाएगा। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इतना टाइम इसमें नहीं देना चाहिए, बट कोई बात नहीं, हर चीज़ को हम लोग 0 to JEE एडवांस लेवल पढ़ेंगे और समझेंगे, और तो और IIT कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेनली समझ लिया होगा, तो आप लोग ने जब समझ लिया है तो मुझे आई थिंक सो लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको साफ साफ, क्योंकि आपको खुद समझ के खुद लिखना में आपको मतलब उसी हिसाब से आपको रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने बस समझ लिया, फिर वीडियो पॉज करके कि हाँ हाँ ये सारी चीज़ थी, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको नोट्स बनाने में, बट आई श्योर दैट कि आपको बिल्कुल भी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक बार जब पेपर से पहले, या मतलब थोड़ा बहुत तो रिवीजन, ऐसा नहीं संडे संडे आपको लेके बैठना पड़ेगा, तो बस ये याद रहेगा अच्छा हाँ ये सब तो मैंने खुद ही लिखा था, बस टीचर ने समझाया था और बस मैंने वीडियो पॉज करके मोबाइल को ऑफ करके मैंने खुद ही लिखा था ये सारी चीज़, तो मुझे सब याद ही है। ठीक है, इसलिए आपको नोट्स बनाने में ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सके, लेकिन बाद में रिवीजन करने का जो काम होता है वो जो होता है कि वो मतलब उसी के साथ पूरा हो जाता है। इस हिसाब से हम लोग नोट्स भी बना लेते हैं, उस हिसाब से रिवीजन भी हो जाता है हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बताया था, तो 1 मिनट बता देते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, ये एक्सेस होती है हमारी, तो यही मेनली फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी बात करनी थी, जिसको अलग से लिखवा दिया। ये वाई एक्सेस होती है, ये जेड एक्सेस, ये एक्स एक्सेस होती है, जेड एक्सेस होती है,
सिंपल है, इसमें ये ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हम लोग ने अभी समझ लिए वैसे, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक आप लोग को मतलब वहाँ पर नहीं समझ में आया, तो मैंने एक बार फिर से बता दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ठीक है, तो अब एक चीज़ ये भी बता देते हैं कि जो रेस्ट एंड मोशन होता है ना, वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू, मतलब रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है कि रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ही ये तय होता है। ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ही हम लोग को पता चलता है। ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ही हमें पता चलता है कि बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन। ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लिख देते हैं फिर, तय होता है। ठीक है, कि बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन। ठीक है, अब हम लोग बात क्या कर लेते हैं, अब एक ये बात कर लेते हैं कि जो अर्थ होती है, अर्थ मतलब क्या होती है, अर्थ मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो होता है अर्थ। अर्थ मतलब, अर्थ मतलब तो मुझे नहीं लगता बताना पड़ेगा। अर्थ अगर आप देखेंगे अर्थ को, बात को थोड़ा सुनिएगा कि जो अर्थ है हमारी, वो मेरे अकॉर्डिंग अभी अर्थ रेस्ट पे है। लेकिन जो कहेंगे, जो साइंस के स्टूडेंट हैं जिनको मतलब साइंस में थोड़ा ज़्यादा या इंटरेस्ट होता है, या जिन्होंने बचपन में अच्छे से पढ़ाई की है, तो उन्हें ये बात बताया जाता है कि अर्थ जो है अपनी एक्सेस पे रिवॉल्व करता है। लेकिन अगर रिवॉल्व करता है तो हम लोग गिर क्यों नहीं जाते, वो बचपन वाला डाउट, ग्रेविटी की वजह से नहीं गिरते। ठीक है, तो मेन ये बात है कि मैं, ठीक है, प्लैनेट पे अर्थ पे रह रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग अर्थ जो है रुकी हुई है। क्यों सर, आप बहुत बड़े 30 मार्क खाने हैं कि जो आपने कह दिया कि अर्थ रुकी हुई है तो हम मान जाएंगे अर्थ रुकी है। नहीं, बात समझिए कि जैसे आप हैं, ठीक है, आप रुके हुए हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, अब हमें तो यही लग रहा है कि ना अर्थ रुकी हुई है। अगर हम बाहर से देखें, अर्थ के बाहर चले जाए, कोई मतलब समझ लीजिए मून, चांद पे चले जाए, तो चांद पे जाना भी पॉसिबल नहीं है, बट अब हमारा जो प्लैनेट है सैटेलाइट वो पहुंच चुकी है, तो हम लोग भी अब भगवान करेंगे तो हम लोग भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उसको बात में करते हैं। मेन बात हमारे ऊपर था, अगर हम लोग मून से देखें, स्पेस से अभी हम आपको बैठा दें और मून से देखें, तो आप कहेंगे अरे नहीं नहीं सर, अर्थ तो रिवॉल्व करती है बाहर से। अगर कोई मून पे बैठा हुआ बंदा हम लोग को अर्थ से देखेगा तो ये कहेगा नहीं, अर्थ तो रिवॉल्व करती है। अगर लेकिन प्लैनेट के अंदर जो रुका हुआ है सब चीज़ें रेस्ट पे है, हम लोग कहेंगे नहीं स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, वो कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब क्या, कौन सही है कौन गलत है, मतलब मून वाला पर्सन सही है, जो उस पर रह रहा है वो पर्सन है। तो एक पॉइंट पे सब सही है, एक पॉइंट पे क्या मतलब दोनों की बात उतनी ही सही है जितनी ये है कि कान इधर से पकड़ो या कान इधर से पकड़ो, कान इधर से पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, मतलब कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, ये वाली बात हो गई है। तो मेन ये बात है कि नज़रिया, ऑब्जर्वर, मैंने अभी बताया ना आपको, ये वर्ड पे बहुत ही ज़्यादा गौर करना है कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया, तो ऑब्जर्वर पे पता चलता है हमें स्टेट ऑफ रेस्ट पे या मोशन पे, ऑब्जर्वर कौन हुआ। अगर मैं इसके अर्थ के एग्जांपल को लूँ तो उस हिसाब से ऑब्जर्वर मैं हूँ, ना कि जो मून पे वो। अगर मैं हुआ तो मैं कहूँगा स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, नज़रिया है देखने का। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन कोई सच्ची मुच्ची की कोई चीज़ नहीं है, एक विजुअल थिंग है, और ऑब्जर्वर के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि वो पर्सन स्टेट ऑफ रेस्ट पे या मोशन। अब मान लीजिए आप एक बस पे जा रहे हैं, ठीक है, बस में आप बैठे हैं और आपके दोस्त बैठे हैं, और बस स्टॉप पे एक अंकल जी खड़े हैं। अब आप कहेंगे कि अंकल जी स्टेट ऑफ मोशन में, क्यों कहेंगे आप, क्योंकि मेन तो एक ये कि स्टेट ऑफ मोशन पे, क्योंकि नहीं, एक चीज़ आप कहेंगे बाहर से कि अंकल जी जो है स्टेट ऑफ रेस्ट पे हैं, ठीक है, अंकल जी कहेंगे कि आप स्टेट ऑफ मोशन पे, क्योंकि आप उनकी तरफ आ रहे हैं।
बस उनकी तरफ आ रही है। तो आप, लेकिन आप तो स्टेट ऑफ रेस्ट में, क्योंकि आप तो बैठे हुए हैं। और आप कहेंगे अरे हम तो मोशन कर ही नहीं रहे यार, हमको क्यों कह रही है मोशन में, क्यों कह रहे हैं भैया? क्योंकि अंकल जी को आप उनकी तरफ आते हुए देख रहे हैं, इसलिए। तो ये नज़रिया नहीं हो कि आपके हिसाब से कुछ और हो रहा है और किसी के कुछ और हिसाब से कुछ और हो रहा है। या कोई पेड़ होता है, पेड़ इधर ऐसे, जब आप इधर इस तरफ जाते हैं, ट्रेन से इस तरफ जाते हैं, तो वो पीछे की तरफ जाते हैं, तो आपको कहते हैं अरे भैया पेड़ पीछे जा रहा है। बचपन में आप लोग कहते हैं कि देखिए पेड़ पीछे जा रहा है, मतलब पेड़ स्टेट ऑफ मोशन में है, ठीक है। बट अगर आप देखें तो पेड़ पीछे थोड़ी ना जाता है भाई, पेड़ तो अपनी जगह होती है, आप आगे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत, मतलब ये कन्फ्यूज़न टाइप का है। इसीलिए एक चीज़ आपको बस दिमाग में बैठानी है कि इट इज़ अ विजुअल थिंग, जो कि बस स्टेट ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। ऑब्जर्वर ही बताता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में। ऑब्जर्वर बहुत तरह के हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। ऑब्जर्वर यहाँ पे अंकल जी भी हैं, और बस वाले एग्जांपल में अंकल जी भी हैं, और अर्थ वाले एग्जांपल में मैं भी हूँ, और जो मून पे पर्सन है वो भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से सब चलता रहता है। अब बात अगर हम लोग करें कुछ एग्जाम्पल्स की या क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जैसे कि न्यूमेरिकली कैसे ये प्रूव हो गई कि रेस्ट में है या मोशन में है। तो उस चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट। ठीक है। तो मैंने ये बताया कि अब हम लोग बात करेंगे कि न्यूमेरिकली कैसे कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में या मोशन में उसको वेरीफाई करेंगे। वो तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर, जैसे कि मैंने ये बताया था कि ये बॉडी है, छोटी सी बना दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, और ये 2 डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। x इक्वल्स टू 2, x हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। तो ठीक है, 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 ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करें कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, ठीक है। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आप लोगों ने सीखी है, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन से ही इसको प्रूव करेंगे। तो ये x इक्वल टू 2 मीटर है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ पार्टिकल्स या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हम कहेंगे, और टाइम ऑफ पार्टिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पोजीशन है वो हमारी 2 मीटर दूर है ना, देखिए यहाँ पे 2 मीटर है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है हमारी, वो ये पार्टिकल और ये बाल्टी, बाल्टी से 2 मीटर दूर है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पोजीशन, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग वेलोसिटी से देखेंगे। वेलोसिटी मतलब क्या होती है, स्पीड होती है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज मतलब हम लोग ने ये डिफरेंशिएशन। एक बात है और कि हाँ मैंने कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, बट हाँ कुछ बच्चों का उसमें बैकलॉग होता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आगे वीडियोस डालूंगी रेट वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के मेनली फॉर्मूले हैं, और अच्छे से मतलब उसको एक 10-15 क्वेश्चन करवा देंगे, तो आप समझ जाएंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ही हल्वा चीज़ होती है, कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत ही हल्वा चीज़ होती है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा समझिए कि जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनके लिए ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो भी समझने की कोशिश करें, तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं एकदम वो बहुत ही आराम से समझाऊंगा, ईजी मेथड से, ठीक है। तो अब हमारी डिफरेंशिएशन ऑफ x होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखा है। तो डिफरेंशिएशन में dx/dy होता है, तो dx/dy होता है, dx/dy
डी वाई बाई डी एक्स कर लो या डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि हमने एक्स इक्वल टू 2 मीटर लिया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। अब आप कहेंगे ये डी कैसे आ गया, तो ये फॉर्मूला है, क्या है, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन, और ये डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स होता है पहली बात, लेकिन हमने एक्स इक्वल टू 2 मीटर लिया है तो इसलिए डी एक्स बाई डी वाई। अब जो हमारा ये होता है, डी की एक्स की वैल्यू 2 डालेंगे और ये डी वाई डालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। क्यों, क्योंकि 2 है, 2 एक नंबर है। अगर यहाँ पे हम लोग ने अगर टी स्क्वायर डाल देता, अभी मैं स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करूंगा, स्टेट ऑफ मोशन की बात करूंगा, ये स्टेट ऑफ रेस्ट का, ये x इक्वल्स टू 2, तो 2 का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसी भी कांस्टेंट का, सुन लीजिए, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, स्टेट ऑफ रेस्ट हो गया। उस हिसाब से क्या हो गया, ये स्टेट ऑफ रेस्ट हो गया, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा क्या आता है, 0, ठीक है। अब हम लोग स्टेट ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कि बाल्टी चल रही थी, तो हम लोग ये x इक्वल टू 2 मीटर की जगह हम लोग यही बाल्टी, यही पोजीशन, कुछ नहीं चेंज किया, बस मैंने ये चेंज कर दिया कि इक्वल टू टी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो मतलब जो डिस्टेंस है वो टाइम के डबल हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो टाइम के डबल हो जाएगी। तो जब वो t इक्वल टू 1 हो जाएगा, टाइम अगर हमने 1 लिया, टाइम अगर टाइम 2 सेकेंड लिया, 1 सेकेंड लिया, तो x जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। यहाँ पे x क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। t इक्वल टू 1 सेकेंड में x एक ही चला है, 1 सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड में 4 मीटर, 3 सेकेंड में 6 मीटर। समझिए बात को, समझिए आप, ऐसे ही होगा। x इक्वल टू 4 सेकेंड में हो जाएगा 16 सेकेंड, 16 मीटर, तीसरा 9, सॉरी यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। 4 सेकेंड में 16 मीटर, ऐसे ऐसे चलता रहा है। अब अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें, वेलोसिटी वाला करें, डी एक्स बाई डी वाई करें, अगर हम लोग डी एक्स वाई बाई डी वाई करें अगर हम लोग, तो क्या होगा, क्या होगा, x है ये, और ये भाई x का अगर हम लोग करें, t का टी स्क्वायर हो जाएगा और ये टी वाई हो जाएगा। तो कांस्टेंट का हमेशा 0 आता है, तो डिफरेंशिएशन इसका करते हैं कैसे, तो ये देखिए, ये जो पावर होती है उसको आगे भेज देते हैं, तो 2t, और यहाँ से पावर में से -1 कर लेते हैं, मतलब ये जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो 2t हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, 2t ही हमारा डिफरेंशिएशन आ गया है। आई थिंक सो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पोजीशन एफ टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2t आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो हमारे ये x इक्वल टू 2t मीटर दूर रहेगा, ठीक है। आई थिंक सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाता है स्टेट ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में बात करनी है हम लोग को,